हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 30 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अगस्त 2023 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हर दिन की तरह कल का यानी पिछले दिन का रिवीजन करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके एक इतिहास बना दिया है। ये 2 मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं। और द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवाभ्यास ब्राइट स्टार अभी ये मिस्र में आयोजित हो रहा है। इंडिया की भी वायुसेना यहाँ पर हिस्सा ले रही है। डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। और भी फ्रांस के स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने जो चास्टे जो यंत्र है, इसके द्वारा चांद की सतह का तापमान मापा गया है। भारत 2024 के लिए B20 की अध्यक्षता ये ब्राजील को सौंप दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था, इंडियन ऑयल ने अपना जो एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड लॉन्च किया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सेफ संजीव कपूर को। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। और अंग्रेजी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कवि रहे जयंत महापात्रा जी का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने किया रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 2 दिनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर आपको डिस्काउंट ऑफर दिया गया था। कल बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया इसका। आज लास्ट दिन है। 50% डिस्काउंट का ऑफर का फायदा उठाइए। जितने भी वीडियो कोर्सेज आए हैं एमजेटी एजुकेशन के द्वारा और जितने भी ई बुक्स आई हुई हैं, उन सब पर 50% का डिस्काउंट है। आधे दाम पर आप ले सकते हो। वैसे ही बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर होते हैं एमजेटी एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, और भी अफोर्डेबल हो जाएंगे अगर आप 50% डिस्काउंट का कूपन कोड राखी50 लगाओगे तो। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको। ज्यादा डिटेल के लिए अभी आगे वीडियो में बने रहिए, बताया जाएगा। एमजेटी एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल हैं, तो आप उनका भी एक्सेस कर सकते हो। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 30 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हो, अपना दिवस वाला होता है। तो दिवस वाले में देखो, 2 महत्वपूर्ण दिवस 30 अगस्त को मनाए जाते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क डे यानी कि इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे मनाया गया। दूसरा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, जो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए भी एक दिवस मनाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय या नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ये भी मनाया गया। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हेल शार्क डे। जो व्हेल मछली होती है ना, व्हेल शार्क होती है, एक प्रकार की मछली है, खतरनाक मछली मानी जाती है। इसके संरक्षण के लिए इसकी जो प्रजातियां जो कभी कभी क्या होती हैं, मानव की शिकार हो जाती हैं, या इनके अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है जल में, ठीक है। कभी कभी मतलब कि समुद्रों में भी दोहन हो ही रहा है, हर जगह चल रहा है। तो इन सब से बचने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। दूसरा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्री डे जो है वो छोटे और लघु उद्योगों के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये स्मॉल इंडस्ट्री डे है, ये छोटे और लघु उद्योगों के लिए। एक ऐसे होता है एमएसएमई डे। एमएसएमई डे, एमएसएमई डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जून को। 27 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 27 जून को एमएसएमई डे मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे की बात हो रही है, जो 30 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर? तो 2001 से देखो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। क्लियर है ना? दोनों दिवस कवर हो गए। अब ये अगस्त महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका आप रिवीजन कर सकते हैं। कल 31 तारीख को फाइनल इसको अच्छे तरीके से सारा कुछ हम लोग बात करेंगे और इसको आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। लोग नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हर दूसरे दिन आपको यहाँ पर मैं शो कराता हूँ। और मतलब हर दिन तो शो कराया जाता है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मैं पढ़ करके बताता हूँ, जिससे रिवीजन होता है। तो एंड में आते आते आप पूरा का पूरा दिवस तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग 31 अगस्त को इसको कवर करेंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो बीसीसीआई ने अभी नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया है दोस्तों, किसे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। इसे घरेलू मैचेस के लिए बनाया गया है। जो भी घरेलू टूर्नामेंट होंगे या मैच होंगे, टूर्नामेंट होंगे बीसीसीआई के द्वारा जो कराए जाते हैं या मैच होंगे, उनका टाइटल स्पॉन्सर होगा कौन? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
आपको अगर याद हो तो इससे पहले मास्टर कार्ड को बनाया गया था, जब मास्टर कार्ड ने पेटीएम से अपना ये लिया था। एक्चुअली में ना पेटीएम 2015 से ही है बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर। पहले तो टाइटल स्पॉन्सर समझ लो, टाइटल स्पॉन्सर होता क्या है। जब भी कोई टूर्नामेंट हो या भी कोई चीज ऑर्गेनाइज हो रहा हो, उसके टाइटल के, उसका जो नाम है, उसके पहले जिस ब्रांड का नाम होता है वो होता है टाइटल स्पॉन्सर। जैसे जैसे मैं आपसे बोलूं टाटा आईपीएल, टाटा आईपीएल, तो यानी आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर हुआ ये कौन हुआ, टाटा हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी बीसीसीआई के द्वारा आगे कुछ भी घरेलू टूर्नामेंट कराए जाएंगे तो उसका जो टाइटल के पहले नाम लिया जाएगा वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का होगा। अब तक आप सुनते हैं ना पेटीएम ट्रॉफी, मास्टर कार्ड ट्रॉफी, अब ये होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रॉफी। ठीक है ना, फला ट्रॉफी जब भी होगी। अच्छा, 2015 से पेटीएम था, फिर पेटीएम फिर थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया गया, 2019 में दोबारा से डील हुई। 2019 में लगभग 3.8 करोड़ पर मैच के हिसाब से पेटीएम पे कर रहा था। अचानक से बीच में क्या हुआ, 2022 में इसने कहा नहीं भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा लॉस में चल रहा है, अब हम नहीं करेंगे। तो बीच में अचानक ये छोड़ दिया था, डील कैंसिल कर दिया था। फिर मास्टर कार्ड बीच में आया, मौके को लपकते हुए ये कहा चलो हम पे करेंगे और हम जो है डील को कंटिन्यू करेंगे। ठीक ऐसे ही जैसे वीवो को हटा करके टाटा को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया गया था। इसके बाद अब ये क्योंकि वो डील थी 2023 के लिए, वो डील कंप्लीट हुई। उसके बाद दोबारा से जब अभी निकाला गया, ऑक्शन निकाला गया, तो उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और सोनी स्पोर्ट ये दोनों ने बिडिंग प्रक्रिया में आगे अपना भागीदारी या कहीं इंटरेस्ट दिखाया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बिडिंग प्रक्रिया में जीत हासिल की और ये अब 4.2 करोड़ रुपए पर मैच के हिसाब से पे करेगा, 4.2 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसके बाद ये रहेगा हर मैच का टाइटल स्पॉन्सर। समझ में आया बात। अब बीसीसीआई की बात करते हैं। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है ना, वो है बीसीसीआई। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऐसे ही भारत में है घरेलू मैचेस के लिए या भारतीय टीम वगैरह के लिए बीसीसीआई। आपको अगर याद हो तो न्यूजीलैंड क्रिकेट जो है ना, न्यूजीलैंड क्रिकेट ये बना था महिलाओं और पुरुषों की वेतन को समान करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड। ठीक है ना, दुनिया का पहला क्रिकेट बोर्ड। दूसरे स्थान पर अपना बीसीसीआई ने ये कार्यक्रम शुरू किया, यानी कि बीसीसीआई भी महिला और पुरुष क्रिकेटर को समान वेतन देने की प्रक्रिया शुरू की। तो भारत या कहीं बीसीसीआई, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है ये है दूसरा। ठीक है, पहला न्यूजीलैंड, ये भी याद रखना। हालांकि अब तो आईसीसी ने भी ये नियम शुरू कर दिया है। बीसीसीआई का अगर हेडक्वार्टर बात करें ना, तो मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष वर्तमान टाइम पर हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, स्टुअर्ट बिन्नी के पापा, और सौरव गांगुली इससे पहले थे। स्थापना इसकी हुई थी कब, 1928 में। क्लियर है ना, इतना समझ में आया। चलिए, बीसीसीआई के द्वारा अभी होस्ट किया जा रहा है इस बार का टूर्नामेंट। ठीक है ना, आईसीसी जो है आयोजित कराता है, तो आईसीसी इस बार क्रिकेट विश्व कप भारत में करा रहा है। तो भारत में इसको कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी किसको मिली है, बीसीसीआई को मिली है। अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप आईसीसी का। ठीक है ना, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, याद रखना। अगस्त 2023 में इस वर्ष की पहली भारतीय यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? तो देखो, इस साल अभी तक यूनिकॉर्न कोई नहीं बना था, लेकिन जेप्टो, जेप्टो एक ग्रोसरी कंपनी है, आपने सुना भी होगा नाम। तो ये जो है ये पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है 2023 की, यानी इस साल की। वैसे टोटल देखा जाए तो भारत में 138 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं, या इसे कहें हम लोग 139 यूनिकॉर्न हो गए हैं। अब इसका डाटा एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? अच्छा, पहले तो समझो ये यूनिकॉर्न है क्या। कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा यूनिकॉर्न क्या है। तो यूनिकॉर्न देखो क्या होता है, अगर कोई स्टार्टअप है उसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर आ जाती है। $1 बिलियन मतलब आप डॉलर में चेंज कर दो, 8,200 करोड़ के ऊपर समझ लो। तो 8,200 करोड़ के ऊपर अगर किसी की वैल्यूएशन पहुंच जा रही है, किसी कंपनी, किसी स्टार्टअप की, तब वो यूनिकॉर्न कहलाएगी। और अगर यही $10 बिलियन के ऊपर पहुंच जाती है तो वो 10 बिलियन का यानी कि डेकाक्रॉन कहलाएगा। तो डेकाक्रॉन पहली फूड कंपनी अभी स्विगी बनी थी, ये भी आपको याद ही होगा। यूनिकॉर्न कंपनी अभी भारत में 138 हो चुकी थी, लेकिन 2023 में पहली बनी है जेप्टो, तो अब 139 संख्या हो गई है। अब मैं कह रहा हूं इसको बहुत ज्यादा एग्जैक्ट मत मानिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कारण यह है कि भारत में ना अगर एग्जैक्टली देखा जाए टोटल भारतीयों की तो बहुत बड़ी संख्या है। एक्चुअली में भारत में टैक्स बचाने के लिए लोग भारत में ना हेडक्वार्टर रख करके सिंगापुर वगैरह में हेडक्वार्टर बना लेते हैं, वहां पर टैक्स वगैरह में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलती है। तो बहुत सारी कंपनियों आप देखोगे उसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, लेकिन पूरी तरीके से ऑपरेट यहीं पर हो रही है। वहां छोटा सा एक रूम किराए पर लेकर के या छोटा सा एक ऑफिस लेकर के उसको हेडक्वार्टर घोषित कर दिए हैं, सारा कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां पर कर दी है, उसके बाद उसकी ब्रांचेज यहाँ पर इंडिया में खोल करके चला रही हैं। ठीक है, तो इससे टैक्स वगैरह में बहुत ज्यादा छूट मिल जाती है। तो इस हिसाब से भी बहुत सारी कंपनियां और बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही
रही हैं और वो भी यूनिकॉर्न हो गई हैं, लेकिन उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर यही उन्हीं कंपनियों को माना जा रहा है जो भारत में ही जिनका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? चलिए, तो जेप्टो उन्हीं में से एक है। जेप्टो की ये टीम है। जेप्टो की स्थापना 2021 में की गई थी। इसके संस्थापक में आदित्य पालिचा और कैवल्य वोहरा थे, जिसमें आदित्य पालिचा अभी सीईओ भी हैं इसके। ठीक है, तो ये $200 मिलियन की अभी फंडिंग उठाई हुई है और इसके बाद इसकी वैल्यूएशन $1.4 बिलियन के ऊपर हो गई है। इस हिसाब से ये हो गई है कौन सी कंपनी? यूनिकॉर्न कंपनी। क्लियर है ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर आपसे 100वां पूछा जाए तो 100वां बताओगे आप? नियो बैंक। नियो बैंक जो है ये 100वां बना था यूनिकॉर्न, और 101वां बना था फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये भी दोनों याद रखिएगा। अगर पहली यूनिकॉर्न की बात की जाए तो पहली यूनिकॉर्न वैसे एग्जैक्टली तो नहीं माना जाता है, क्योंकि जब ये लिस्ट जारी करना शुरू हुआ तो ऑलरेडी बहुत सारे यूनिकॉर्न थे। क्योंकि 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई एज ए फ्रेंचाइजी, तो 2008 में जब शुरुआत हुई ना, तब तो यूनिकॉर्न वगैरह की लिस्ट निकाली नहीं जाती थी। लेकिन उस टाइम ही ये इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा थी, $1 बिलियन से। इसलिए माना जाता है कि पहली यूनिकॉर्न आईपीएल ही रही होगी। ठीक है ना? तो चलिए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर का मेन मकसद आपको रटाना नहीं है, समझाना है। एक बार चीजें आप समझ में आ जाएगी आपको, तो आप आसान हो जाएगा आपको ये चीजें, मतलब कि एक बार कहानी समझ में आ जाती है ना, तो याद करना आसान हो जाता है। तो आपको रटना नहीं है, सब कुछ समझ करके चलना है, जिससे आगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने उनको भी आप अच्छे से टैकल कर पाओ। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ 1250 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे, एक वित्तीय सहायता प्रति माह। ठीक है, कितना? 1250। इन्होंने ये भी कहा है, मामा जी हैं ये, ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा है कि 3000 रुपए आगे चल करके कर दिए जाएंगे। महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा वित्तीय सहायता। ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आने वाला है भाई मध्य प्रदेश में। तो यहां पर देखो, 3000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, 35% आरक्षण दिया जाएगा, और तो और शिक्षक की भर्तियों में 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा। 50%। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस 50% और खास करके टीचिंग में, शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण देने के सपोर्ट में है? या कौन कौन है जो खिलाफ है? मतलब अपनी राय इस पर दीजिएगा जरूर। क्या 50% आरक्षण हो करके जो आएगा शिक्षक, वो क्या बेहतर भविष्य बच्चों का तैयार कर पाएगा? आप बताइएगा कमेंट करके जरूर। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लाडली बहना योजना की। इन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी, जिसके तहत ये चीजें करे जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 30% नौकरियों में महिलाओं को दिया जाना था आरक्षण। ठीक है, इसी को बढ़ा करके अब 35% कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षक की भर्तियों में 50% कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की पुरानी योजना थी ये लाडली बहना योजना, इसी को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है, या कहें कि इसी के बारे में और नई अपडेट आई है कि इसी का सब कुछ बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश आप देखोगे यहाँ पर बीच में है, बिल्कुल मध्य में। भोपाल इसकी राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। भोजताल, साख्य सागर ये प्रमुख झील है यहाँ की। माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, मतलब यहाँ पर नेशनल पार्क तो बहुत ज्यादा है। 12 नेशनल पार्क हैं और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये सबसे ज्यादा टाइगर भी यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको टाइगर पर रिपोर्ट बताई थी, जिसमें बताया था सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है, और इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कान्हा किस लिए, पेंच, पन्ना, संजय नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। कुनो नेशनल पार्क है, उसको याद रखना, कुनो नेशनल पार्क। क्यों? क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में ही चीता लाया गया है, चीते लाए गए हैं, और चीतों की लगातार मृत्यु भी हो रही है, और इस पर भी कमेटी वगैरह गठन की गई है कि क्यों चीतों की मृत्यु हो रही है। तो सबसे पहले चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे नमीबिया से। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे करके 12 करके या 8 10 करके आगे 100 चीते लाने जाने की घोषणा हुई है साउथ अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से अब के टाइम पर आएंगे चीते, जो आ रहे हैं हर साल आएंगे, और 8 चीते सबसे पहले नमीबिया से आए थे। ये बात याद रखना, कहां पर आए? कुनो नेशनल पार्क में आए। ठीक है, आगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो देखिएगा, एनटी रामाराव जी की याद में स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे। जूनियर एनटीआर हीरो आपने सुना होगा ना, जो ट्रिपल आर, जो आरआरआर मूवी आई है, आरआरआर मूवी, जिसके नाटू नाटू सॉन्ग ने जिसके क्या जीता है? गोल्डन ग्लोब जीता है और ऑस्कर जीता है। याद रखना, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब दोनों जीता है आरआरआर मूवी के नाटू नाटू ने। तो आरआरआर मूवी में एक है हीरो रामचरण तेजा, एक है जूनियर एनटीआर। तो जूनियर एनटीआर के जो दादाजी थे ना, वो थे एनटीआर,
एनटी रामाराव। तो एनटी रामाराव ना वो मुख्यमंत्री थे, 3 बार मुख्यमंत्री थे लगातार आंध्र प्रदेश के। तो उन्हीं की याद में काफी जबरदस्त, वो भी पहले अभिनेता थे, मतलब पहले एक्टर थे, आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने। तो उन्हीं की याद में एक स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं ये लॉन्च कर रही हैं स्मारक सिक्का, ठीक है। तो उनका पूरा नाम था एनटीआर का नंदमुरी तारक रामाराव, एनटी रामाराव। तो 1983 से 1995 तक ये आंध्र प्रदेश में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। क्लियर। इन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी बनाई 1982 में, और वो पार्टी अभी भी है। ओके, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें अगर, तो ये अभी गई हुई थी सूरीनाम, सूरीनाम गई हुई थी, और सूरीनाम में इन्हें मिला था वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इनको, ठीक है ना। वैसे पीएम मोदी जी को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, इन पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप उसको वीडियो को देख सकते हो। ये आंध्र प्रदेश के बारे में देख लो, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग हुआ था एक राज्य जिसका नाम है तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ही 25वां, जो सबसे लास्ट वाला हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में ही अमरावती हाई कोर्ट है, 25वां वाला नंबर का हाई कोर्ट। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापत्तनम हो गई है। बीच में ये भाई साहब ये कह रहे थे कि 5 राजधानी बनाएंगे, फिर बाद में कहे नहीं नहीं ठीक है हम विशाखापत्तनम को बनाएंगे। बीच में ये मतलब अभी तक तो चल रहा था अमरावती राजधानी, लेकिन अब विशाखापत्तनम आगे होने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर विशाखापत्तनम लिखा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से जगन मोहन रेड्डी जी यहाँ के हैं सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है जस्टिस एस अब्दुल नजीर, नए गवर्नर हैं, इनका नाम याद रखना है। अभी जब 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे तो ये भी बनाए गए थे। यहाँ पर देखो 13 जिले थे, 13 नए जिले ये बनाए, टोटल 26 जिले हो गए। हर जिले को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और विधानसभा में सीटें 175 हैं, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ से जाती है। यहाँ पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पर विधान परिषद के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, कुम्बाट, KUMBAT, ठीक है ना। तो यहाँ पर के से कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो कुम्बाट में क्या है, कुम्बाट में है विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन है जो अवैध शरणार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की घोषणा की है? तो देखो ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन, याद हो जब ऋषि सुनक की बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं, उस टाइम ये काफी ज्यादा चर्चे में आई थी, भारतीयों के खिलाफ इन्होंने बयान दिए थे कुछ। सुएला ब्रेवरमैन जो है इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो अवैध रूप से शरणार्थी उनके यहाँ घुसेंगे ना, जो रहेंगे ना, उनकी ये जीपीएस टैगिंग करेंगे। मतलब उनके या तो हाथ में या पाँव में ऐसा टैग पहना दिया जाएगा, या हो सकता है डाल दिया जाए कोई ट्रैकर, यहाँ पर कोई डिवाइस जिससे उनको ट्रैक किया जा सकेगा। वो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है ये ट्रैक करेंगे। तो इसकी ये अभी विचार कर रही हैं, मतलब इन्होंने एक बयान में बोला है, एक इंटरव्यू के दौरान बोला है कि हम लोग विचार कर रहे हैं जीपीएस टैगिंग की, जो अवैध रूप से शरणार्थी आ रहे हैं। देखो ब्रिटेन वगैरह ना छोटू सा देश है, ठीक है, लप्पू सा, उन सब देशों में ना ये शरणार्थियों की बड़ी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है। यूरोप के जितने भी देश हों, यहाँ पर शरणार्थी आते रहते हैं, घुस जाते हैं, रहने लगते हैं वहां पर। भाई किसको नहीं पसंद है, कौन पाकिस्तान में रहना चाहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये जो है इन्होंने कहा है कि ठीक है जीपीएस ट्रैकर हम लगा देंगे, उसके बाद फिर उनको ट्रैक वगैरह करते रहेंगे जो अवैध रूप से शरणार्थी आएंगे उनके लिए। चलिए अब ब्रिटेन आया है, ब्रिटेन के बारे में आप समझिए। यहाँ पर मैप के माध्यम से समझाते हैं आपको ब्रिटेन है कहाँ पर। देखो ये तो यूरोप में पड़ता है, ठीक है। यूरोप में ना आपको देश दिखेगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पर वेल्स भी एक छोटा सा देश है। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, अगर इन तीनों को देखा जाता है ना, तो इन तीनों को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहा जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ये तीनों की एक ही सरकार होती है, एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी में अगर नॉर्दर्न पार्ट जोड़ दो इसका, आयरलैंड का, तब ये हो जाता है यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। इसका मतलब सबका प्राइम मिनिस्टर एक ही रहेगा, ठीक है। महारानी तो बहुत सारे देशों की एक ही है, महारानी क्या, आप तो महारानी चली गई, महाराज हैं चार्ल्स, ठीक है। तो वो तो एक ही है, लेकिन ये जो है अगर अलग अलग देखा जाए तो स्कॉटलैंड अलग है, इंग्लैंड अलग है, वेल्स अलग है। लेकिन इसी में अगर ये एक साथ देखा जाता है तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा। इसमें आयरलैंड का अगर नॉर्दर्न पार्ट जोड़ दो, नॉर्दर्न आयरलैंड, तब ये यूके कहलाएगा। और अगर इस पूरे का पूरे आइसल्स को ले लो, यानी पूरे के पूरे द्वीप को ले लो, तो ये ब्रिटिश आइसल्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा,
इसमें इंग्लैंड की बात की जाए तो केवल यहीं की बात की जा रही होती है। राजधानी अगर टोटल की बात की जाए तब लंदन ही है, चाहे यूके की कहो, चाहे ब्रिटेन की कहो, चाहे इंग्लैंड की कहो, राजधानी सबकी लंदन। ऋषि सुनक यहाँ के हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन ऑफर में आप क्या क्या फायदा ले सकते हो। एक तो जीएस सफलता बैच है, मात्र 499 में ये बैच है। इस बैच को अगर आप लेते हो ना तो जीएस आप समझ लो जड़ से समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। एक बार लेने के बाद आप कोई सा भी एक क्लास लोगे ना तो आपको एक ही क्लास में ऐसा लगेगा कि भाई पैसा तो वसूल हो गया है ना। जिस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट को यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है, आप अदर चैनल या अदर जगह पर जाकर के देखोगे यही बैच आपको 3000 से ऊपर दाम में मिलेगा। ये आपको 499 में दिया जा रहा है। ये समझ लो कि मोस्ट पॉपुलर बैच है एमजेटी एजुकेशन का। मैं भी यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास समय है, आप चाहते हो 2 महीना 3 महीना 4 महीना समय देकर के जीएस एक बार अच्छे से निपटा लिया जाए, तो जीएस का ये निपटारा बैच है समझ लो। रक्षाबंधन का डिस्काउंट चल रहा है, इस अवसर पर आप राखी 50 अगर कूपन कोड यूज करते हो तो 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? एमजेटी ऐप पर मिलेगी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इस ऐप को तो डाउनलोड ही कर लो, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री में भी है अवेलेबल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असिंडेक्स का 5वां संस्करण सिडनी में आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? तो देखिए, असिंडेक्स जो है, आपको मालाबार जब मैं बता रहा था तो मालाबार के एक्सरसाइज के टाइम पर ही मैंने आपको बताया था कि जस्ट इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में असिंडेक्स भी होने वाला है। तो असिंडेक्स देखो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है, एयूएस से ऑस्ट्रेलिया, आईएनडी से इंडिया और ईएक्स से एक्सरसाइज। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। ये अभी सिडनी में आयोजित किया गया और 5वां इसका संस्करण था। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने हिस्सा लिया है। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। अगर इंडियन नेवल का शिप है तो आईएनएस लगेगा, अगर अपने कोस्ट गार्ड का शिप है तो आईसीजीएस लगता है। आईसीजीएस लगता है तो मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का ये शिप है। ठीक है, तो आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता इसमें हिस्सा लेने गई है और ये हो रहा है कहां पर? सिडनी के किनारे हो रहा है, मतलब सिडनी में वहां के पास के समुद्र तट पर हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इसमें हिस्सा ले रही। तो 22 से 25 अगस्त के बीच में चला। उधर मैंने आपको 11 से 21 अगस्त के आसपास में बताया था ना, मालाबार हो रहा है। और मालाबार की भी इस बार मेजबानी किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने ही की है। ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी की है। इसमें क्वाड मेंबर्स रहते हैं। क्वाड यानी कि क्या? कौन कौन? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये 4 देश जो हैं क्वाड मेंबर्स हैं और इनके बीच में ये एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो उसकी भी मेजबानी इस बार कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल असिंडेक्स की बात करें तो इस बार 5वां संस्करण है, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। पिछले कुछ दिनों में कौन से एक्सरसाइज हुए हैं उनका रिवीजन करते हैं। अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्राइट स्टार जो है ये अभी बहुराष्ट्रीय यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। और ये कहां पर हुई? ये हुई है इजिप्ट में यानी मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट में हुई है, मिस्र में। और यहाँ पर इंडिया में हुई है। इंडिया में होना है तरंग शक्ति, लेकिन अगली साल होना है। जायद तलवार जो है भारत और यूएई के बीच में दुबई में हुआ। मालाबार क्वाड मेंबर्स के बीच में ऑस्ट्रेलिया में। तलिस्मान सेबर ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हमास कैम्बरा पर हुआ। नॉर्थ इंटरएक्शन ये रूस और चाइना के बीच हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एमपीएक्स ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ जकार्ता में। और सुरक्षा बॉन्ड ये चाइना, रसिया और ईरान के बीच में हुआ, ओमान की खाड़ी में हुआ था। साल्वेक्स भारत और अमेरिका ने किया, ये कोच्चि में हुआ केरल में। और जिमेक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज ये भारत और जापान के बीच में हुआ विशाखापत्तनम में। क्लियर। इससे पहले धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन हुआ था, वो भारत और जापान के बीच में होता है दोनों। ओके, आगे। हाल ही में किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालयों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने। ये पीएम मोदी जी के जो द्वारा दिए गए भाषण हैं उनका संकलन है और उनको संकलित करके एक पुस्तक बनाई गई है, जिस पुस्तक का नाम है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ये पुस्तक है और इसे लॉन्च किया गया है। क्लियर है ना। पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें लॉन्च हुई थी, इनका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर जारी की गई 6ठी जनगणना रिपोर्ट में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखिए, इसमें टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो अभी लघु सिंचाई योजनाओं को एक जारी करने वाले की मामलों में लिस्ट जारी की गई, मतलब देखा गया कि लघु सिंचाई योजनाओं को कौन बेहतर तरीके से अपने यहाँ लागू कर रहा है, उस मामले में उत्तर प्रदेश को देख रहा है कि ये टॉप पर है। सेकंड पर यहाँ पर महाराष्ट्र आया है और थर्ड पर यहाँ पर कर्नाटक का पोजीशन रहा है। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, 5 ये टॉप 5 स्टेट है। यहाँ पर भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में से 94.8% भूजल और 5.2% सतही जल योजनाएं हैं।
वर्तमान में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बारे में बात करें तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर है ना। अब उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो अभी चर्चे में आए थे उनको आप रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया है कंटेंट आपको जबरदस्त दिया जाएगा, बस आपको बस टिके रहना है। ठीक है, आपको बस टिक करके खेलना है। कंटेंट इतना दे दूंगा कि मात्र 10 दिन में आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप सोचोगे कि बस क्या ही आ गया, आप करंट अफेयर तो मतलब कुछ है ही नहीं। तो आप रिवीजन करते रहो, मैं कंटेंट देता रहूं, आपको बस लाइक करते रहना है। ठीक है, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा आपके लिए। समझ लो मतलब कि राहें आसान हो जाएगी एकदम से। 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। उत्तर प्रदेश परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने वाले राज्यों में भी टॉप पर रहा। पहला ई ऑफिस उत्तर प्रदेश का खोला गया कन्नौज में, और कन्नौज को ही बताया था मैंने, ये इत्र सिटी के रूप में, इत्र पर्यटन के रूप में ये विकसित कर रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य है। 2 एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दोनों पर हवाई पट्टी है। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन शाहजहांपुर में किया था पीएम मोदी ने, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कूड़ेभार सुल्तानपुर में जाकर के इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही है। 13 एक्सप्रेसवे वाला इकलौता राज्य है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला इकलौता राज्य है। ठीक है, महाराजगंज में बना विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, ये भी ध्यान रखना। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी बनाई जाएगी, और दुनिया की सबसे बड़ी सफारी ये हरियाणा में बनाई जाएगी। ठीक है, और पहली यहाँ पर सिंगापुर के मॉडल पर बनाई जा रही है लखनऊ में। और अभी लखनऊ में ही आईटी हब भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है, इसको भी स्थापित करने की घोषणा की गई है। देश में 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य। आगरा जो है ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है, और आगरा ही मैंने बताया था आपको इंदौर के बाद सेकंड सबसे स्वच्छ सिटी है। ठीक है, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी कह सकते हैं, आगरा ही रहा है इंदौर के बाद। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से ये स्टैटिक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो नए लोग। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में HS प्रणय ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया। इसमें भारत के जो स्टार शटलर हैं HS प्रणय, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब क्वार्टर फाइनल तो जीत गए, लेकिन सेमीफाइनल और मतलब फाइनल पहुंचे ही नहीं, सेमीफाइनल हार करके बाहर हो गए, तो इनको मिला ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, HS प्रणय को, ये है HS प्रणय, बैडमिंटन से इनका संबंध है, और इन्होंने क्वार्टर फाइनल में विक्टर एक्सेल सेन को हराया, जो कि अभी तो रैंकिंग के नंबर पर तो ये नंबर दूसरे चल रहे हैं, हालांकि ये इनसे हार गए। और HS प्रणय किस रैंक पर है? ये 7वें पोजीशन पर है। ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का विश्व चैंपियनशिप हो कहां रहा है? ये डेनमार्क के कोपनहेगन में हो रहा है, इसकी राजधानी है। 21 से 27 अगस्त के बीच में हुआ। आज तक के इतिहास में भारत ने इस टूर्नामेंट में टोटल 14 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड जीता था पीवी सिंधु ने जीता था, और ये कब जीता था इन्होंने? 2019 में जीता था। ठीक है ना, चलिए तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, पढ़ाई में आप मन लगाए रहिए, पढ़ाई से मत भटकिएगा। घर जाएंगे कुछ लोग छुट्टियों मनाने, ठीक है, छुट्टी के बाद जल्द से जल्द कोशिश कीजिए लौटने का, और उसके बाद फिर से प्रिपरेशन में लगिए। MJT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूंगा लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने पूछा था आपसे कि प्रसिद्ध पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो ये आत्मकथा है युवराज सिंह की, तो इन्होंने लिखा है। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की संख्या में जम्मू कश्मीर किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, लंबी छलांग लगाया, केरल को भी पीछे कर दिया था। ठीक है, आज क्या बताना है आपको? आज बताना है पीएम मोदी जी ने किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। इसके अलावा चांद की मिट्टी और चट्टानों के एलिमेंट का कंपोजिशन पता करने के लिए जो भारत ने, इसरो ने जो चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, उसमें कौन सा पेलोड लॉन्च किया है, यानी उस पेलोड का क्या नाम है जो एलिमेंट कंपोजिशन का पता लगाएगा चंद्रमा पर। कल मैंने सभी 7 के 7 पेलोड के कारण के बारे में, उसका कार्यों के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप छोटे से बड़े जिस भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए, यहीं पर उसकी PDF और क्विज वगैरह मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।